कि आवाज ठीक आ रही ना? बिहार का जो चुनाव है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा इस बार जो मतदान हमारे मतदाता करेंगे वो विकसित भारत के लिए करेंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन 2047 है कि भारत विकसित भारत होगा और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होगी। उसके लिए इस बार मतदाताओं को मतदान करना है और हम पूरे प्रदेश में जहां भी जा रहे हैं सभी मतदाताओं से यही अपील कर रहे हैं कि मोदी जी के संकल्प के साथ आप भी जुड़िए, आप भी संकल्प यात्रा में उनके सहयात्री बनिए और जो नौजवान हैं उनसे इस चुनौती को स्वीकार करने का भी आह्वान करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से देश को आगे बढ़ाने के लिए और इन 10 वर्षों में उन्होंने जिस तरह से देश को हर मोर्चे पर मजबूती से आगे बढ़ाया है, उस बढ़त को हमको और तेजी से आगे बढ़ाना है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का जिक्र किया था और उसके लिए तमाम उपाय प्रारंभ किए, उसके लिए चहुओर कदम बढ़ाए, तो अर्थशास्त्री कहते थे कि भारत की जो ग्रोथ बढ़ रही है कोरोना के बावजूद, वो 30-31 तक भारत एक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लेकिन भारत ने बड़ी तेजी से कदम बढ़ाते हुए और आज भारत की जीडीपी दुनिया में नंबर 1 पर है। अब दुनिया के तमाम अर्थशास्त्री कहने लगे हैं यह भारत को 30-31 की प्रतीक्षा नहीं बल्कि 27-28 में ही भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और इसलिए मैंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन 10 वर्षों में जो एक मजबूती दी है, वो जो मजबूती दी है, अब तैयारी है 2047 के भारत की कि भारत आध्यात्मिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, रक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में आगे बढ़े और दुनिया का सिरमौर बने। उसके लिए अब ये तैयारी चल रही है। अब जो नई जनता के आशीर्वाद देने का समय है, उसके लिए हम जनता के बीच जा रहे हैं। जो 4 करोड़ से अधिक गरीबों के सर पर पीएम आवास निर्माण से आवास देने के लिए साथ देने का चुनाव है। हर घर नल, हर घर जल, बिजली से जो रोशन किए हैं उन घरों का जो संतोष है और उनके संतोष व्यक्त करने के लिए ये चुनाव है। ये चुनाव सरकारी, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, मुद्रा लोन, स्टार्टअप, स्वनिधि, लखपति दीदी आदि अनेकों योजनाओं से करोड़ों युवाओं के जीवन बदलने पर मुहर लगाने का चुनाव है। यानी कि जो उपलब्धियां हैं उन पर मुहर लगाने का ही चुनाव है। और यदि कोई अस्वस्थ होता है तो अटल आयुष्मान योजना को आगे बढ़ाने के लिए ये चुनाव है। ये चुनाव जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में
दूसरे नंबर पर आज भारत बन गया है। 100% रेलवे विद्युतीकरण तरफ अग्रसर होने वाले 12.1 किलोमीटर प्रतिदिन से 28.6 किलोमीटर प्रतिदिन सड़कों का निर्माण होने, सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों की संख्या 75 करने, जिसमें देवभूमि भी शामिल है, हर लोकसभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज बनाने जैसे हरिद्वार में हो रहा है, सभी धामों को हाईवे से जोड़ने की प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति का चुनाव है। ये चुनाव प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण को लेकर करोड़ों सनातनियों के 500 वर्ष के इंतजार की समाप्ति का आशीर्वाद देने का है। सीए जैसे पड़ोसी देशों में धार्मिक उत्पीड़न के शिकार अपने भाइयों को स्वीकार करने का है। धारा 370 हटाकर अखंड भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने का चुनाव है। 3 तलाक की समाप्ति से अल्पसंख्यक बहनों को सैकड़ों वर्षों से जारी अन्याय को समाप्त करने का है। 11 करोड़ से अधिक इज्जत घर के निर्माण से हमारी माताओं बहनों के सम्मान की सुरक्षा का है। करोड़ों महिलाओं को उज्ज्वला योजना से फ्री गैस देकर जहरीले धुएं से मुक्ति का है। संसद और विधानसभाओं में 33% मातृशक्ति को आरक्षण देने का अधिकार देने का ये चुनाव है। इसी तरह से 10 वर्षों में एमएसपी लगभग दुगुना करने, किसानों को सम्मान निधि देने, फसलों और मिट्टी दोनों की चिंता करने, केमिकल के बजाय नीम कोटेड यूरिया को खेतों में पहुंचाने जैसे अनेक योजनाओं को आगे बढ़ाने का है। तमाम जो किसान भाई हैं, आज कहीं भी यूरिया के लिए लाइन नहीं है, कहीं भी यूरिया की ब्लैकमेलिंग की खबर नहीं है, और किसानों को स्मूथली आज उनके तमाम चाहे उपकरण हो, चाहे खाद हो, बीज हो, वो आज इजीली उपलब्ध हो रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों को योजनाओं एवं कामकाज के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने, उनके विचार 5 स्मारकों को तीर्थ की शक्ल में नई पीढ़ी तक पहुंचाने, 4 राज्यपाल, 12 कैबिनेट मंत्री, पहले दलित राष्ट्रपति, अब आदिवासी राष्ट्र बनाने की सर्वजन हितकारी सोच पर वोट करने का है। मित्रों, ऐसा लगता है कि भारत के लोकतंत्र की असल सफलता कि आज एक आदिवासी देश का राष्ट्रपति, एक गरीब घर का बच्चा देश का प्रधानमंत्री, इन सब चीजों से ये साबित होता है कि वास्तव में भारत का जो लोकतंत्र है वास्तविक रूप से फलित हुआ है, जहां पर अब एक सामान्य व्यक्ति भी मंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन सकता है। ये इसका उदाहरण हमारी सरकार है, जिसमें 4 राज्यपाल दलित हैं, 12 कैबिनेट मंत्री हैं। इस तरह से जो लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ है, जो वास्तविक परिणति होनी चाहिए, वो आज दिखाई दे रही है। आज अब तैयारी जो है वो तीसरी आर्थिक महाशक्ति की है, जो मैंने कहा कि 27-28 में ये बन जाएगा। अब देखिए, एक आतंकवाद बड़ी समस्या थी और कश्मीर में 40 वर्षों में कोई प्रधानमंत्री जाने की प्रोग्राम भी नहीं बनाए। अगर किसी मिनिस्टर ने बनाए भी तो वहां पर आतंकवादी धमकी देते थे, बाजार बंद का आह्वान करते थे, गाड़ियां जला देते थे, सड़क जाम कर देते थे। लेकिन आज भारत के प्रधानमंत्री कश्मीर के श्रीनगर के बक्सीर के मैदान में जाकर के और विशाल जनसभा को संबोधित करते हैं। यानी कि जो भाग देश की मुख्य धारा से कटा हुआ था, जो कश्मीर आतंकवाद का पर्याय था, आज आतंकवाद अंतिम सांसें गिन रहा है।
और उस कश्मीर को राष्ट्र की मुख्य धारा में मिलाने का काम, 370 जैसी विभाजनकारी धारा को समाप्त करने का काम हमारी सरकार ने किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट में मुझे याद है 2014-15 में मेरा 3 बार विजिट का तय हुआ मणिपुर जाने का, और तीनों बार इसलिए स्थगित हो गया कि वहां पर आतंकवादी घटनाएं घटित हो गई। आज नॉर्थ ईस्ट में भी सामान्य स्थिति है, और छत्तीसगढ़ में एक मंदिर जो 21 साल से भगवान राम का मंदिर बंद पड़ा हुआ था नक्सलियों के कारण, वो भी कल खुल गया। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जो आतंकवादी गतिविधियां थी, जो अराष्ट्रवादी गतिविधियां थी, उन पर अंकुश लगाने का काम इस सरकार ने किया है। ये चुनाव इसके लिए भी हो रहा है। भ्रष्टाचार का कोई भी मामला इन 10 वर्षों पर नहीं आया है, और भ्रष्टाचार मुक्त देने का माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना था, उस पर भी मुहर लगाने वाला ये चुनाव साबित होगा। अब मैं थोड़ा सा माननीय प्रधानमंत्री जी कल पुनः उत्तराखंड आ रहे हैं इस चुनाव की दृष्टि से। इससे पहले 2 अप्रैल को सबकी जानकारी में है कि उधम सिंह नगर में एक विशाल रैली को उन्होंने संबोधित किया, और कल यानी कि 11 अप्रैल को ऋषिकेश के IDPL मैदान में एक विशाल रैली हो रही है, जिसमें लाखों की संख्या में हरिद्वार, देहरादून, टिहरी लोकसभा और कुछ थोड़ा हिस्सा गढ़वाल लोकसभा का भी वहां पर लोगों के आने की संभावना है। और हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से बहुत ही गहरा लगाव है। जब वो संगठन का काम देखते थे, मैं भी संगठन का काम देखता था, तो उससे पहले से जब वो अपने युवक अवस्था में जब उन्होंने यहाँ पर आध्यात्मिक साधना की, और उसके बाद प्रतिवर्ष वो यहाँ पर आते रहे। मुझे भी उनके साथ 2 बार थोड़ा प्रवास करने का राज्य बनने से पहले मौका मिला था। बाद में उत्तराखंड के प्रभारी बने, और बद्रीनाथ जी में हमारी एक मीटिंग थी, कार्य समिति थी, और उसके कुछ दिन बाद 3-4 महीने बाद वो गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए थे। त्रिवेंद्र जी, मैं आ रहा हूँ शाम को, और जरा मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए ये सोचिएगा। और जब वो यहाँ पहुंचे तो मैंने उनको कुछ तो गुजरात से के जो यहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक थे, जो श्रद्धालु थे, उनके बारे में बातचीत किया था। लेकिन मैंने उनसे एक बात कही थी, वो थी केदारनाथ के पुनर्निर्माण की। मैंने उन्हें सुझाव दिया था कि केदारनाथ का पुनर्निर्माण क्योंकि बहुत ज्यादा विध्वंस हुआ है, गुजरात एक संपन्न स्टेट है, अगर गुजरात इसकी जिम्मेदारी ले ले तो बहुत अच्छा इसका प्रभाव रहेगा। और आप सब देखते थे उस पर उन्होंने कितना बड़ा केदारनाथ के पुनर्निर्माण के लिए काम किया है। और बड़ी बात यह है कि उसमें जो पैसा लगा है वो CSR का पैसा लगा है, उसमें गवर्नमेंट का पैसा नहीं लगा, CSR का पैसा लगा। और आज केदारनाथ जी का पुनर्निर्माण बहुत बेहतर तरीके से वहां पर हुआ है। चाहे ऑल ओवर रोड हो, रेलवे लाइन की परियोजना हो, या हवाई कनेक्टिविटी हो, भारत माला परियोजना हो, आज हमारी सीमांत की सड़कें भी, मुझे जादूंग तक जाने का मौका मिला, बड़ा होती जाने का मौका मिला, मुझे माना पास तक जाने का मौका मिला, बद्रीनाथ से लगभग 55 किलोमीटर आगे। आज बेहतर सड़कें वहां पर हैं। और जो जादूंग वाला सड़क है वो तो जैसे देहरादून की हमारी राजपुर रोड है, मैं समझता हूँ कि खूबसूरती की दृष्टि से भी खूबसूरत है, क्योंकि वहां से जाड़ गंगा के किनारे किनारे वो पूरी सड़क बनी हुई है, तो बहुत ही बेहद खूबसूरत वो मार्ग है। तो आज बहुत अच्छी पहुंच वहां पर आज हमारी बनी है। दिल्ली बहुत नजदीक हो गया, हम सब लोग उसको रोज देख रहे हैं। जब ये एक्सप्रेस वे बन जाएगा
फिर तो और नजदीक हो जाएगा। तो दिल्ली से देहरादून हाईवे अथॉरिटी ने जो बनाया है, एक्सप्रेसवे बन रहा है। एक मुजफ्फरनगर रुड़की, मुजफ्फरनगर देवबंद रुड़की, इस रेल लाइन का भी काम बहुत तेजी से चल रहा है। उससे भी देहरादून आने वालों को कम से कम 1.5 घंटे का कम समय लगेगा। जो एक्सप्रेसवे बना है, दूसरा देश की राजधानी से प्रदेश की राजधानी और प्रदेश की राजधानी से राज्य की राजधानी, यानी कि चंडीगढ़ के लिए भी बहुत बेहतर सड़क के निर्माण का काम चल रहा है। इसी तरह से जो चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब की तरफ से आने वाले यात्रियों के लिए अगर उनको यमुनोत्री जाना है तो उसके लिए हाईवे का काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। मसूरी में टनल बन रही है। और देहरादून से जो हमारी टेहरी है, नई टेहरी, जो टेहरी का झील का किनारा है, जो डेवलप किया जा रहा है डेस्टिनेशन के रूप में, और उत्तरकाशी, ये रेल लाइन का सर्वे का काम, उस पर चिन्हांकन ये हो गया है, वो काम उस पर चल रहा है। तो हम सब समझते हैं कि यहाँ के डेवलपमेंट की दृष्टि से जो लाइफ लाइन होती है किसी भी देश के लिए, किसी भी प्रदेश के लिए, उस पर एक बेहतर काम यहाँ पर हुआ है। तमाम जो मंदिर है हमारे, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, इनके सौंदर्यकरण के लिए भी योजना चल रही है। और जो एक समस्या होती है पार्किंग की, बहुत बड़ी समस्या, हरिद्वार बाईपास पर काम चल रहा है। ये लगभग 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट की खासियत ये है कि जब हम कोई प्रोजेक्ट सेंटर से आता है तो उसके लैंड का जो एक्विजिशन का जो पैसा है वो स्टेट देती है। लेकिन जो हरिद्वार बाईपास बनता है, सौभाग्य मेरा था उस समय मैं मुख्यमंत्री था, तो मैंने गडकरी जी से निवेदन किया कि तो बहुत ज्यादा मुआवजा देना पड़ेगा, स्टेट के लिए काफी ये भारी होगा, ज्यादा हो जाएगा स्टेट के लिए, तो आप इसको कृपया नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में ले लीजिए। और आज उस पर काम चल रहा है, एक पैसा भी स्टेट को उसमें नहीं देना पड़ा। और ये जगदीशपुर बाईपास सीधा ये श्यामपुर निकालेगा, श्यामपुर कांगड़ी, और 2000 करोड़ के लगभग इस पर खर्चा है, जिसमें 3 किलोमीटर का गंगा जी पर ब्रिज है और बाकी पूरी एलिवेटेड है, जहां पर हरिद्वार का मेडिकल कॉलेज बन रहा है। उसी के साथ बगल से ये हमारा एक्सप्रेसवे और हरिद्वार की रिंग रोड बढ़ जाएगी, जिससे हमारी जो एक समस्या है पार्किंग की, वो भी दूर होगी। बाकी देवभूमि ने तो माननीय प्रधानमंत्री जी को खूब जमकर आशीर्वाद दिया है और इस बार भी और जमकर आशीर्वाद देने वाली है। सर, एक सवाल ये है कि कई विषयों का आपने अभी विस्तार से रखा है सर। अगर हम बात करें आपकी लोकसभा सीट जिसका आप नेतृत्व कर रहे हैं, वहाँ के जो समस्या, बड़ी समस्या, हर साल 8 करोड़ लोग जो है हरिद्वार में आते हैं। मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर के बड़े समय से कवायद की जा रही है, लगातार वो प्रस्ताव आ रहा है सर, उसको लेकर के आपको किस तरह करेगा? आप संसद में जाते हैं तो किस तरह से सर आप स्टेटस क्या है सर? नहीं, देखिए, ये सब्जेक्ट तो स्टेट का है, लेकिन हरिद्वार में एक प्रस्तावित है कि हर की पैड़ी से मनसा देवी और हर की पैड़ी से चंडी देवी, उसके लिए रोप वे। दूसरा ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव के लिए, और चौथा है स्वर्गाश्रम से और सीता कुंजापुरी। ये 4 प्रोजेक्ट हैं जो भारत सरकार से, जिस पर काम चल रहा है, जिनको आने वाले समय में बनना है। और इससे हमारा कंजेक्शन भी कम होगा, सड़कों पर रोड भी कम होगा और यात्रियों को भी एक बेहतर सुविधा होगी। और जो लोग शौकीन है प्रकृति के, उनको विहंगम दृश्य भी देखने को मिलेगा। रावत जी, आपने 2024-47 का जिक्र किया है, तो क्या माने आपने मान लिया अगले 23 साल तक आप अपने काबिज रहेंगे? समय क्या? देखो भाई, ऐसा है, आप विद्वान आदमी हैं, सरकार जो होती है वो निरंतर होती है, और एक सरकार एक विजन तैयार कर रही है। उस विजन को जो भी आएगा वो बढ़ाएगा। मैं नहीं रहूंगा, हो सकता तुम भी ना रहो, तो और लोग रहेंगे, बाकी रहते रहेंगे। सर, मेरा एक सवाल है और दोनों ये हरिद्वार से कनेक्टेड है। एक सवाल पहला ये, कल हरीश रावत जी ने ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि जब स्टिल पास भी सांसद बनने का ख्वाब
आप देख सके, लेकिन उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये ऐसा उसने भाजपा ने कहा है कि भाजपा अपने पतन के लिए भी अपना मददगार ढूंढ रही है। इस पर आप क्या कहते हैं? स्टिंग बैग पत्रकार भी उनके मददगार है। अब देखो भाई, वो तो दोनों की आपसी लड़ाई है। मुझे कोई दिखा रहा था उनका भी कोई जो सोशल मीडिया का में जो उन्होंने दिया है वो भी दिखा रहे थे, लेकिन हर किसी के बारे में कोई टिप्पणी की जाए मुझे लगता कि जरूरी नहीं है। सर, हरिद्वार में कैंपेन किस तरीके से चल रहा है और क्या आपको लगता है कि बड़े जो नेता है वो हरिद्वार में कैंपेन करने आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? किस तरीके से नहीं आ रहे हैं। देखिए अभी लगातार कैंपेनिंग वहां पर चल रही है। अभी और भी लीडर हमारे उनका तय हुआ है, वो वहां पर आएंगे। बताने पर आपको बता दिया जाएगा। अभी हम केवल प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे हैं। रावत जी, 5 ट्रिलियन से 30 ट्रिलियन की आपने बात की। कई अर्थशास्त्री आपकी सरकार की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर प्रभाकर जो कहीं न कहीं आप ही के परिवार से आते हैं, उनका ये कहना है कि सरकार इस बार आ नहीं रही है। अब आपने खबर दी है, मैं इस खबर का विश्लेषण करूंगा। रावत जी बहुत बहुत धन्यवाद।